दोस्तों, जीवन में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन कभी कभी किसी के साथ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिससे उबर पाना उसके लिए आसान नहीं होता। ऐसे ही एक अनहोनी एक लड़की के साथ हो जाती है। शादी के 6 माह बाद ही उसका सब कुछ उजड़ जाता है, जिससे वह खूबसूरत लड़की बेसहारा हो जाती है। वह अपने सास के साथ रह रही होती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है कि बेटा, पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरी चिंता छोड़कर किसी के साथ अपना घर बसा लो। लेकिन किसी विधवा का घर बसना भी इतना आसान नहीं होता दोस्तों, मगर ऊपर वाले का खेल बहुत निराला होता है। वह अगर किसी को कभी गम देता है तो कभी खुशियों से उसका दामन भी भर देता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एस.आर. सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गांव में शिव कुमार और राम जनक अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनकी बचपन में ही दोस्ती हो जाती है और दोनों इंटर तक साथ पढ़ते हैं। शिव कुमार इंटर पढ़ाई करने के बाद वह 1990 में काम की तलाश में दिल्ली चला जाता है और वहाँ एक फर्नीचर की दुकान पर वह काम करने लगता है। वहाँ वह कुछ दिनों के बाद अपनी दुकान डाल देता है और दुकान उसकी धीरे धीरे चलने लगती है, जिससे उसकी कमाई बढ़ जाती है। इधर राम जनक गांव में अपने माता पिता के साथ रहकर खेती बाड़ी कर रहा होता है और खेती बाड़ी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा होता है। राम जनक की शादी जहां 8 नवंबर 1995 में होती है, वहीं शिव कुमार की शादी 10 दिसंबर 1996 में होती है। राम जनक के घर शादी के 1 बरस बाद बेटा पैदा होता है, जिसका नाम राम जनक विजय रखते हैं। उधर शिव कुमार शादी के 2 माह बाद अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर के चला जाता है और दिल्ली में शादी के 1 बरस बाद एक बेटा पैदा होता है, जिसका शिव कुमार राजन नाम रखते हैं। राजन और विजय दोनों बड़े हो रहे होते हैं। शिव कुमार हर बरस जून के महीना में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव में अपने माता पिता के पास आता और पूरा 1 महीना यहाँ रहता। शिव कुमार और राम जनक दोनों के बेटे बड़े हो रहे थे। दोनों अपने बच्चों को प्यार दुलार से पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे। दोनों जब 7 बरस के हो जाते हैं तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब भी शिव कुमार दिल्ली से जून महीने में गांव आते तो उनका बेटा राजन अपने दोस्त विजय के साथ खेलता और कभी कभी शिव कुमार का बेटा राजन विजय के घर चला जाता, वहाँ रहता, खाता, वहीं खेलता और कभी कभी विजय राजन के घर चला आता और वहीं खाता, वहीं खेलता। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते। समय आगे बढ़ रहा था और 50 बरस की उम्र में शिव कुमार के दोस्त राम जनक को कैंसर हो जाता है। 2 बरस तक उनका इलाज चलता है, लेकिन इसके बाद वह नहीं बचते और उनकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद राम जनक की पत्नी और बेटे पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। विजय के पिता राम जनक की मौत के 3 बरस बाद उसकी माँ एक खूबसूरत लड़की वंदना के साथ 15 नवंबर 2021 को शादी कर देती हैं। उधर दिल्ली में रह रहे शिव कुमार अपने बेटे राजन की शादी 5 दिसंबर 2021 को एक सुंदर लड़की संगीता के साथ कर देते हैं। विजय और राजन अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन
विजय की मां का अनहोनी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता और शादी के 6 माह बाद ही विजय की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिससे विजय की पत्नी वंदना का सब कुछ उजड़ जाता है। वह बेसहारा हो जाती है। घर पे वंदना की सास और वंदना रह रहे होते हैं। एक दिन वंदना की सास वंदना से कहती हैं कि बेटा, पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरी चिंता छोड़कर किसी के साथ अपना घर बसा लो। जिस पर वंदना कहती है कि मम्मी, उनके ना रहने के बाद अगर मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आपकी कौन देख रेख करेगा। यह सुनने के बाद वंदना की सास के आंखों में आंसू आ जाता है। उधर दिल्ली में रह रहे शिव कुमार के बेटे राजन की पत्नी संगीता शादी के 1 बरस बाद मां बनने वाली होती है और डिलीवरी के दौरान उसका स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाता है कि लाख प्रयास के बाद डॉक्टर जच्चा और बच्चा दोनों को नहीं बचा पाते। राजन की पत्नी संगीता की मौत हो जाती है। राजन को पत्नी के मौत के बाद गहरी ठेस लगती है और वह इसके बाद हर पल उदास रहता, परेशान रहता। राजन की उदासी जब उसके माता पिता देखते तो वह बहुत परेशान हो जाते। एक दिन राजन की माँ ने राजन से कहा कि बेटा, मैं चाह रही हूँ कि तुम गांव चले जाओ, अपनी दादी के पास घूम टहलाओ, जिससे थोड़ा मन बहल जाएगा। इसके 15 दिन बाद राजन के पिता शिव कुमार राजन के लिए दिल्ली से जौनपुर का एक टिकट निकाल देते हैं और राजन 28 दिसंबर 2022 को अपनी दादी के पास अपने गांव आ जाता है। राजन अपनी दादी के पास पहुंचने के अगले दिन अपने दोस्त विजय के घर पहुंच जाता है। विजय की मां जब राजन को देखती हैं तो वह रोने लगती हैं। राजन उनका हाथ पकड़ के उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि चाची चुप हो जाइए, क्या कर सकते हैं, सब ऊपर वाले का खेल है, वही सब करने कराने वाला है। दोनों काफी देर तक अपने दिल का दर्द एक दूसरे से बयां कर रहे थे। तभी विजय की पत्नी वंदना राजन के लिए पानी लेकर के आती है। वंदना को जब राजन देखता है तो कहता है नमस्ते भाभी, और वंदना भी राजन से नमस्ते करती है। वंदना को देखने के बाद राजन मन ही मन यह सोचता है कि मेरे दोस्त को कितनी खूबसूरत पत्नी मिली हुई थी। राजन इसके बाद पानी पीता है। तभी वहाँ वंदना चाय और नमकीन लेकर के आ जाती है। दोनों साथ चाय पीते हैं और वंदना की सास राजन के माता पिता का हाल पूछती हैं और राजन भी उनसे इधर उधर का काफ़ी हालचाल पूछता है। इसके बाद राजन वहाँ चाय पानी पीने के बाद अपने घर अपनी दादी के पास आ जाता है। राजन का जब भी मन करता वह अपने दोस्त के घर चला जाता और विजय की माँ को जब भी कोई ज़रूरत लगती वह राजन को घर बुला लेती और कोई काम होता तो राजन से कहती, राजन उसे खुशी खुशी कर देता। विजय की माँ एक दिन पड़ोस के एक लड़के से संदेश दे करके राजन को घर बुलाती हैं। राजन संदेश पाने के बाद उनके घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद विजय की माँ से पूछता है कि चाची क्या काम है। तो विजय की माँ राजन को बैठाती हैं और कहती हैं कि बेटा, मेरी छोटी बहन की बेटी की शादी है 18 अप्रैल को। वह बहू को 10 दिन पहले वहाँ बुला रही है।
लेकिन बहू 10 दिन पहले कहाँ वहाँ जा पाएगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 4 दिन पहले आप बहू को वहाँ छोड़ आइए। राजन कहता है कि ठीक चाची, जब आप कहेंगी मैं छोड़ आऊँगा। फिर वह कहती हैं कि बेटा, बहू के पाँव का पायल टूट गया है, वह कैसे वहाँ बिना पायल के जाएगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप उसे बाजार जा कर के बदलवा लाइए। राजन कहता है कि ठीक चाची, आप दे दीजिए, मैं अभी जा कर के उसे बदलवा लाऊंगा। फिर वह अपनी बहू को आवाज़ देती हैं और वंदना अंदर से टूटा हुआ पायल लेकर के आ जाती है। फिर विजय की माँ पायल को राजन को देती हैं और राजन यहाँ चाय पानी पीने के बाद फिर पायल लेकर के मार्केट चला जाता है। मार्केट में वहाँ जाता है और उसमें 5,000 रुपया और लगा करके एक वजनदार पायल वह ले लेता है। इसके बाद वह वहाँ से आता है और वंदना के घर पहुँच जाता है। राजन अपने दोस्त की माँ को पायल देता है। वह हाथ में लेती हैं तो उससे उछालते हुए कहती हैं कि बेटा, यह तो काफ़ी वजनदार है। वह कहती हैं कि बेटा, इसमें कितना पैसा आपने लगाया है। जिस पर राजन कहता है कि छोड़िए चाची, पैसा जान के आप क्या करेंगी। फिर वह कहती हैं कि नहीं बेटा, जैसे मेरे पास हो जाएगा मैं दे दूंगी, कम से कम जानकारी रहेगी तो मैं उतना आपको दे दूंगी। राजन कहता है कि ठीक है, जब आप दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। फिर वंदना वहाँ आ जाती है और राजन वंदना से कहता है कि भाभी, आप पहन के देखिए, कहीं यह छोटा या बड़ा तो नहीं है। फिर वंदना अपने पाँव में उस पायल को पहनती है और पहनते हुए राजन को देखती है। इसके 4 दिन बाद 14 अप्रैल को राजन वंदना को अपनी बाइक पर बैठाता है और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर वंदना की मौसी के घर उसे छोड़ने चल देता है। काफ़ी देर तक चलने के बाद एक मार्केट देखता है और वहाँ एक ठीक ठाक दुकान देखने के बाद अपनी बाइक को रोक देता है। बाइक रोकने के बाद वंदना से कहता है कि भाभी, बहुत धूप हो रहा है, प्यास लगी है, चलिए पानी पी लिया जाए। वंदना कहती है कि भैया, बहुत दूर हम लोग नहीं हैं, चलिए वहीं घर पे ही पानी पिया जाएगा। लेकिन राजन कहता है कि नहीं, चलिए मुझे प्यास लगी है। फिर दोनों उस होटल में चले जाते हैं और एक खाली कुर्सी देख करके दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ बैठने के बाद राजन दुकान के मालिक को 2 जगह छेना, 1 लीटर का एक ठंडा और 1 जगह नमकीन देने का आर्डर देता है। इसके कुछ देर बाद ही छेना लेकर के दुकानदार आ जाता है और दोनों छेना खाने के बाद पानी पीते हैं। इसके बाद दुकानदार 1 लीटर का ठंडा और 1 जगह नमकीन लेकर के आ जाता है। राजन ठंडा खोल करके वंदना के गिलास में गिराता है और अपने गिलास में गिराने के बाद दोनों पीने लगते हैं। दोनों प्लेट से नमकीन जब उठाते तो कभी कभी दोनों के हाथ एक दूसरे से छू जाते। जब भी दोनों के हाथ एक दूसरे से छू जाते, दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगते। फिर राजन वंदना से 1 गिलास और, भाभी 1 गिलास और करके 3-4 गिलास वंदना को ठंडा पिलाता है और ठंडा पीने के बाद वहाँ से दोनों बाहर आते हैं। राजन इसका पेमेंट करता है। फिर दोनों बाइक के पास आ जाते हैं। बाइक के पास पहुँचने के बाद राजन अपने पर्स से 500-500 का 4 नोट निकालता है और
वंदना को देते हुए कहता है कि भाभी, यह 2000 रुपये आप रख लीजिए, शादी विवाह का घर है, वहाँ आपको पैसे की ज़रूरत लगेगी तो आप किससे मांगेंगी। जिस पर वंदना कहती है कि नहीं भैया, आप रखिए, मेरे पास पैसा है। राजन कहता है कि आप रख लीजिए, अगर नहीं खर्च होगा तो आप बाद में मुझे लौटा दीजिएगा। इसके बाद वंदना पैसा लेती है और अपने पर्स में रख लेती है। फिर राजन वंदना को अपनी बाइक पर बैठाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। करीब 12 बजे वंदना को लेकर राजन वंदना की मौसी के घर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वंदना की मौसी राजन को चाय पानी पिलाती हैं और इसके बाद करीब 2 बजे राजन वहाँ से फिर घर वापस आ जाता है। अगले दिन राजन विजय की माँ के पास पहुँचता है तो वह पूछती हैं कि बेटा, आप आराम से वंदना के साथ वहाँ पहुँच गए। तो राजन कहता है कि हाँ चाची, करीब 12 बजे मैं पहुँच गया था और फिर 2 बजे के आसपास मैं लौट आया था। फिर विजय की माँ राजन से कहती हैं कि बेटा, शादी के दिन अगर आप मुझे भी वहाँ छोड़ देते तो अच्छा रहता, वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है, 3 जगह सवारी बदलना पड़ता है। फिर राजन कहता है कि ठीक चाची, शादी के दिन आपको ले चलेंगे, वहाँ छोड़ आएंगे। इसके 3 दिन बाद राजन विजय की माँ को अपनी बाइक पर करीब 3 बजे बैठाता है और ले जा कर के वहाँ शाम को 5 बजे छोड़ देता है। वहाँ जब राजन पहुँचता है तो वंदना चाय पानी लेकर के आती है और चाय पानी पीने के दौरान राजन कहता है कि चाची, मैं चला जाऊँ। फिर वंदना कहती है कि आज शादी है, आप रहिए। तो वंदना की सास भी कहती हैं कि हाँ बेटा, आप यहाँ रहोगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। फिर राजन कहता है कि कोई बात नहीं चाची, रुक जा रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे शाम होने लगता है, घर पे चहल पहल बढ़ने लगता है। राजन वहाँ बैठा होता है, तभी वंदना उसके पास आती है और कहती है कि आपको अगर आराम करना हो भैया तो छत के ऊपर वहाँ बिस्तर लगा हुआ है, आप जाकर के आराम करिए। राजन कहता है कि नहीं ठीक है भाभी, जब मुझे आराम करना होगा तो मैं चला जाऊंगा। फिर रात को जब 7 बजता है तो घर की सारी महिलाएं अपनी अपनी तैयारी में जुट जाती हैं और सब महंगी महंगी साड़ियाँ जेवर पहन करके सज धज करके तैयार होने लगती हैं। रात के करीब 9 बजे राजन वंदना को देखता है तो कहता है कि आप तो तैयार ही नहीं हुई, आप भी जाइए, तैयार हो जाइए, आप इस तरह से हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वंदना जाती है, दूसरी साड़ी पहन लेती है और हल्का सा वह मेकअप कर लेती है। इस हल्के मेकअप में शायद वंदना किसी से कम नहीं लग रही थी। उसकी यह सादगी भरा चेहरा सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। रात के करीब 9:30 जब बजते हैं तो बाराती आ जाते हैं और बारातियों को पानी और ठंडा पिलाने के बाद वह करीब 10 बजे के आसपास द्वार पूजा के लिए आने लगते हैं। इस दौरान घर पे काफ़ी शोरगुल हो रहा होता है। कुछ बाराती डीजे पर नाच रहे होते हैं, लेकिन नाच कम व हिल ज़्यादा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें बारात के साथ साथ कुछ और सरूर चढ़ा हुआ था। राजन डीजे पर नाच रहे बारातियों को देख रहा होता है। तभी कुछ लोग नागिन डांस करने लगते हैं और जब नागिन डांस करते हुए राजन उन्हें देखता है तो वह हंसने लगता है। द्वार पूजा के बाद सारे बाराती धीरे धीरे खाना खाने जाने लगते हैं। रात के करीब 12 बजे वंदना राजन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है और राजन से पूछती है कि
आप खाना खाए कि नहीं खाए। तो राजन कहता है कि कहाँ खाए, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएँ और आपके साथ हम भी खाना खाएं। जब यह राजन कहता है तो वंदना उसे गौर से देखने लगती है। फिर वंदना कहती है कि ठीक है, मम्मी को अंदर से बुला लाऊं, फिर हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। इसके बाद वंदना घर के अंदर जाती है और वह अपनी मम्मी को बुला करके लाती है। तीनों एक साथ बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। राजन जा कर के पापड़ लाता है और गाजर का हलवा लाता है और वंदना की सास को देता है। कहता है कि चाची खाइए, बहुत अच्छा है, यह गाजर का हलवा है। राजन वंदना से भी कहता है कि गाजर का हलवा खाइए, यह अच्छा है, मसाले से तो यह काफ़ी ठीक है। वंदना कहती है कि आप हम लोगों को बार बार ला करके दे रहे हैं, लेकिन आप तो खा ही नहीं रहे हैं। राजन कहता है कि क्यों नहीं खा रहे हैं, हम भी तो खा ही रहे हैं आप लोगों के साथ। खाना खाने के बाद वंदना राजन से कहती है कि आप जाइए ऊपर सो जाइए, वहाँ आपका बिस्तर लगा हुआ है। इसके बाद राजन छत के ऊपर कमरे पर सोने चला जाता है और वंदना की सास जहाँ शादी हो रही होती है उस मंडप में जाकर के बैठ जाते हैं। वहाँ शादी हो रहा होता है और शादी के दौरान वंदना कई बार दूल्हे के साथ वहाँ बैठे हुए लोगों को चाय बना बना कर पिलाती है। सुबह करीब 4 बजे शादी का रिवाज पूरा होता है। इसके बाद दूल्हा को सभी महिलाएं खाना खिलाती हैं। इसके बाद सुबह होता है और सुबह करीब 11 बजे बारातियों और लड़की की विदाई हो जाती है। लड़की की विदाई होने के कुछ देर बाद राजन वंदना की सास से कहता है कि चाची अब मैं चाह रहा हूँ कि घर चला जाऊँ। फिर वह कहती हैं कि बेटा आज भी रुक जाइए, कल चलिएगा, कल हम और बहू भी आपके साथ चलेंगे, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। तभी वहाँ वंदना भी आ जाती है और कहती है कि हाँ भैया आज आप रुक जाइए, कल हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। राजन कहता है कि ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं तो रुक जा रहे हैं। फिर वंदना दोपहर को राजन को खाना खिलाती है और जब राजन खाना खा रहा होता है तो वह वंदना से पूछता है कि आप कब खाएंगी। तो वंदना कहती है कि अभी हम और मम्मी साथ खा लेंगे। इसके बाद शाम होता है और शाम को भी वंदना अपने हाथों से राजन को परोस करके खाना खिलाती है। फिर सुबह होता है और करीब 11 बजे राजन वंदना और चाची को अपनी बाइक पर बैठाता है और वहाँ से वह गांव के लिए चल पड़ता है। रास्ते में वह एक चाय पानी की दुकान पर बाइक को रोकता है और वंदना और चाची को दोनों को वहाँ चाय पिलाता है, ठंडा पिलाता है। इसके बाद फिर बाइक पर दोनों को बैठाता है और घर ला करके छोड़ देता है। अगले दिन राजन वंदना के घर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वह चाची चाची की आवाज़ देता है तो वंदना राजन से कहती हैं कि भैया आइए बैठिए, मम्मी गांव में गई हैं, अभी आ रही होंगी। फिर सामने पड़ी कुर्सी पर राजन बैठ जाता है और इसके बाद वंदना पानी और मिठाई लेकर के आ जाती है। राजन कहता है कि अभी प्यास नहीं है भाभी, घर से ही आया हूँ, कितना दूर घर है। तो वंदना कहती है कि भैया हम लोग वहाँ से जब आ रहे थे तो जो मिठाई बची हुई थी मौसी ने दिया था, और अगर आप नहीं खाएंगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर राजन मिठाई खा करके पानी पीने लगता है। तभी वंदना घर के अंदर जाती है और अपने पर्स से 2000 रुपया निकाल करके
राजन को ला करके देने लगती है। राजन कहता है कि आप रख लीजिए, मुझे जब ज़रूरत लगेगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। वंदना इसके बाद भी राजन को रुपया देने लगती है, तो राजन वंदना को गौर से देखते हुए भावुक होकर के वंदना से कहता है कि आप मुझे इतना गैर समझ रही हैं कि मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकता, फिर आप लोगों से मिलने किस लिए आऊं। राजन जब यह कहता है तो वंदना उसे गौर से देखती है और इसके बाद वह वहाँ से मुड़ करके अपने कमरे में चली जाती है और पर्स में रुपया रखने के बाद फिर वह चाय बनाने लगती है। लेकिन उसके कानों में राजन की ये बातें गूंज रही होती है। तभी वहाँ विजय की माँ आ जाती हैं और जैसे ही वह घर पर पहुँचती हैं राजन से कहती हैं कि बाबू, आपको चाय पानी मिला कि नहीं मिला। तो राजन कहता है कि नहीं चाची, पानी भाभी ने दिया है और शायद वह चाय बना रही हैं। तभी वहाँ वंदना चाय और नमकीन लेकर के आ जाती है और राजन और वंदना की सास दोनों साथ बैठ कर के चाय पीने लगते हैं। चाय के दौरान दोनों शादी की कई बातें एक दूसरे से बता रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। चाय पानी पीने के बाद राजन वहाँ से अपने घर अपनी दादी के पास आ जाता है। एक दिन राजन के माता पिता दिल्ली से उसके दादी के पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि अम्मा, राजन वहाँ कैसे है। तो वह बताती हैं कि बेटा, वह यहाँ बहुत आराम से है और उसकी उदासी पहले से अब कम हो गई है। वंदना की सास एक दिन नल पे नहा रही होती हैं, तभी वह आंगन में फिसल करके गिर जाती हैं और इतना बेतुका वह गिरती हैं कि उनका एक पैर टूट जाता है। वंदना की सास पैर टूटने के बाद दर्द से कराह रही होती हैं, तड़प रही होती हैं, रो रही होती हैं, जिसे देखकर वंदना परेशान हो जाती है। फिर वह एक लड़की से राजन के पास संदेश भेजती है। राजन संदेश पाने के बाद वहाँ बाइक लेकर के पहुँच जाता है। राजन वहाँ पहुँचने के बाद जब देखता है कि चाची रो रही हैं, तड़प रही हैं, तो वह भी परेशान हो जाता है। जल्दी जल्दी वह चाची को अपनी बाइक पर बैठाता है और वंदना से कहता है कि भाभी, आप चाची को पकड़ करके बैठ जाइए। फिर इन दोनों को बैठाने के बाद राजन जिला मुख्यालय की तरफ लेकर के चल देता है। वहाँ पहुँचने के बाद राजन एक अच्छे प्राइवेट हड्डी के डॉक्टर को इन्हें दिखाता है। डॉक्टर इन्हें देखने के बाद राजन से कहता है कि लग रहा है आपके मम्मी का पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वह बताता है कि करीब 35,000 रुपया इस पे खर्च आएगा। राजन तुरंत 30,000 रुपया वहाँ जमा कर देता है और इसके बाद डॉक्टर इनके इलाज में जुट जाते हैं। डॉक्टर इनके पैर का एक्सरे करता है और एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद वह राजन से कहता है कि लग रहा है ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और बिना ऑपरेशन के ही इनके पैर की हड्डी जुड़ जाएगी। राजन और वंदना जब यह सुनते हैं तो खुश होते हैं कि ऑपरेशन ना करना पड़े तो अच्छा है। इसके 1 घंटे के बाद डॉक्टर इनके पैर में प्लास्टर लगा करके इन्हें बेड पर लेटा देते हैं और इनके पाँव में एक ईंट बांध करके लटका देते हैं। राजन इसके बाद वंदना से कहता है कि आप मम्मी की देख रेख कीजिए, मैं घर जा रहा हूँ और शाम को खाना लेकर के आ जाऊँगा। इसके बाद राजन घर आ जाता है और घर पे खाना बनवा करके फिर वह अस्पताल पहुँच जाता है। राजन के अस्पताल पहुँचने के बाद वंदना पहले अपनी सास को खाना खिलाती है, फिर वह उन्हें खाना खिलाने के बाद राजन और खुद दोनों एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। इसके बाद हर दिन राजन सुबह और शाम घर आता और वहाँ खाना लेकर के जाता।
वंदना हर दूसरे दिन राजन के साथ बाइक पर बैठ कर के घर आती और अस्पताल से अपनी सास का जो वह कपड़ा लाई होती है उसे धोती और खुद नहा धो करके दूसरी साड़ी पहन करके फिर राजन के साथ अस्पताल पर पहुंच जाती और वहां पहुंचने के बाद घर से ले गई हुई साड़ी को वह अपनी सास को पहनाती और फिर उनकी देख रेख में, उनकी सेवा में वह जुट जाती। यह सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन दोपहर में राजन घर से खाना लेकर के जब अस्पताल पहुंचता है और वंदना जब उसके पाँव को देखती है तो वह हंसने लगती है। वंदना को हंसते हुए जब राजन देखता है तो उसे गौर से देखने लगता है। जब वह हंस रही थी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वंदना की यह हंसी देख करके राजन वंदना से पूछता है कि क्या हो गया है जो आप इस तरह से हंस रही हैं। वंदना थी कि जो हंसी जा रही थी और काफ़ी देर हंसने के बाद उसने राजन से कहा कि आप देखिए आज आप क्या पहन के चले आए हैं। फिर राजन अपने पैर को देखता है तो वह भी हंसने लगता है और हंसते हुए वंदना से कहता है कि जल्दी जल्दी में मैं दादी का लेडी चप्पल पहन करके चला आया। फिर वंदना मम्मी को खाना खिलाती है और उन्हें खाना खिलाने के बाद राजन से कहती है कि चलिए आप भी खा लीजिए। फिर वंदना खाना लेती है और चटाई लेती है और अस्पताल में एक खाली जगह देख करके वहाँ वह बिछाती है और खाना निकाल करके राजन को देती है और कहती है कि खाइए। राजन खाना खाने लगता है और इसी दौरान वह वंदना से कहता है कि आप जब हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। आज आपको पहली बार मैंने हंसते हुए देखा और इस हंसी में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि आपका ऐसे हंसते हुए फ़ोटो खींच लूं और अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर उसे लगा लूं। वंदना यह सुनती है और इसका कोई जवाब नहीं देती। वह अपनी नज़रें नीची करके वहाँ खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद वंदना टिफ़िन को धोने दूसरे कमरे में चली जाती है और राजन चाची के पास आ जाता है। इस दौरान 1 महीना बीत चुका होता है और अगले दिन डॉक्टर वंदना की सास के पैर का प्लास्टर काटते हैं और प्लास्टर काटने के बाद वह एक्सरे करते हैं और एक्सरे देखने के बाद वह बहुत खुश होते हैं और राजन और वंदना से डॉक्टर कहते हैं कि आपकी मम्मी का पैर बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया है, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ और आप इन्हें कल घर ले जा सकते हैं। इसके बाद राजन डॉक्टर के कमरे में चला जाता है। फिर डॉक्टर दवा, बेड और सारे खर्चे जोड़ करके 42,000 रुपये की पर्ची बना करके राजन को देते हैं। तो राजन कहता है कि सर 30,000 रुपया तो मैंने उसी दिन जमा कर दिया था, बाकी 12,000 रुपया अभी जमा कर दे रहा हूँ। फिर वह 12,000 रुपया डॉक्टर के पास जमा कर देता है और वहाँ से रुपया जमा करने के बाद वह चाची के पास आ जाता है। वहाँ आने के बाद फिर वह वंदना से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और शाम का खाना लेकर के आ जाऊँगा, कल यहाँ से तो हम लोगों को चलना ही है। फिर वह वहाँ से घर के लिए चल पड़ता है और घर पे पहुँचने के बाद घर खाना बनवा करके फिर वह अस्पताल पहुँच जाता है। अस्पताल पे पहुँचने के बाद वंदना अपनी सास को खाना खिलाती है और इसके बाद राजन और वंदना दोनों साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वंदना दूसरे कमरे में बर्तन धोने चली जाती है और राजन चाची के पास आ जाता है। चाची के पास जब राजन पहुंचता है तो वह राजन से कहती हैं कि बेटा मेरे और करीब आओ। राजन उनके करीब पहुंच जाता है। फिर राजन का वह हाथ पकड़ करके राजन से कहती हैं कि बेटा तुमने मेरी कितनी सेवा की, कितना देख रेख की,
कितना रुपया खर्च किया, तुमने बेटे का फर्ज निभाया है। फिर वह रोते हुए कहती हैं कि बेटा, मेरा एक काम और कर दो तो मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। राजन कहता है कि क्या मम्मी? फिर वह राजन से कहती हैं कि बेटा, तुम वंदना को अपना लो, वंदना से शादी कर लो। फिर राजन कहता है कि मम्मी, मुझे वंदना से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वंदना से पूछ लीजिए कि वह मुझसे शादी करेंगी। तभी वहाँ वंदना आ जाती है और वंदना की सास वंदना को अपने पास बुलाती हैं। वंदना जब उनके पास आ जाती है तो उससे वह कहती हैं कि बेटा, तुमसे एक बात कहूँ, इनकार तो नहीं करोगी? वंदना कहती है कि नहीं मम्मी, आप बताइए। फिर वंदना की सास वंदना से कहती हैं कि बेटा, मैं चाह रही हूँ कि तुम राजन बाबू के साथ अपना घर बसा लो, राजन से शादी कर लो। यह सुनने के बाद वंदना राजन को एकटक देखने लगती है और राजन वंदना की आंखों में आंखें डालकर उसके फैसले का इंतजार करने लगता है। फिर वंदना की सास वंदना का हाथ अपने हाथ में ले लेती हैं और वंदना के हाथ को फिर वह राजन के हाथ में दे देती हैं। राजन वंदना के हाथ को थाम लेता है और वंदना को प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। इसके बाद वंदना अपनी सास से लिपट करके रोने लगती है और वह भी उसे गले लगा करके रोने लगती हैं। काफ़ी देर बाद दोनों जब सामान्य होते हैं और उनके बेड के दाएं और बाएं जो बेड होता है उस पे वंदना और राजन सो जाते हैं। लेकिन रात भर वंदना और राजन को नींद नहीं आती। दोनों करौटे फेरते रहते हैं और दूर से दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सुबह होता है और अगले दिन तीनों अस्पताल से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अगले दिन वंदना की सास राजन के घर धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाती हैं और जब वह राजन के घर पहुंचती हैं तो राजन कहीं किसी काम से गया हुआ होता है। राजन की दादी जब वंदना की सास को धीरे धीरे चलते हुए आते हुए देखती हैं तो वह आगे बढ़ कर के उनका हाथ पकड़ करके फिर वह घर के अंदर उन्हें ले जाती हैं और बैठाती हैं। फिर उनका हाल चाल पूछती हैं। फिर वंदना की सास उनसे कहती हैं कि अम्मा, राजन बाबू ने मेरी बहुत सेवा की, बहुत देख रेख की और आप भी हर दिन वहाँ खाना बनाकर भेज रही थी। आप लोगों के इस एहसान को हम कैसे चुका पाएंगे? यह सुनने के बाद राजन की दादी उनसे कहती हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग आपको अपना परिवार ही समझते हैं। यह सुनने के बाद वंदना के सास की आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोते हुए कहती हैं कि आप लोग हम लोगों को कितना चाहते हैं। फिर वह राजन की दादी से कहती हैं कि अम्मा, आपसे एक राय लेना चाह रहे हैं, आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं। राजन की दादी कहती हैं कि बताइए क्या बात है। फिर वह कहती हैं कि हम चाह रहे हैं कि राजन बाबू और वंदना दोनों एक हो जाएं और दोनों की शादी हो जाए। यह सुनने के बाद राजन की दादी वंदना की सास को गौर से देखने लगती हैं और फिर कहती हैं कि आपका राय अच्छा है, वंदना जैसी सुंदर और अच्छी पत्नी के साथ राजन खुश रहेगा। फिर वह घर के अंदर से जाकर के मीठा लाती हैं और इस खुशी में वंदना की सास का मुंह मीठा कराती हैं। इसके बाद फिर चाय पिलाती हैं और दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते हैं। इसके कुछ देर बाद फिर वंदना की सास वहाँ से चली आती हैं और उनके आने के बाद राजन की दादी दिल्ली में अपने बेटे शिव कुमार को वह फ़ोन लगा देती हैं।
फिर वह फ़ोन पर यह बताती हैं कि बेटा इस तरह की बात है। तो शिव कुमार उनसे पूछता है कि अम्मा वंदना कैसी है, तो वह कहती हैं कि बेटा बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। फिर शिव कुमार अपनी अम्मा से कहता है कि मम्मी, राजन ने बहुत अच्छा फैसला किया, उसने मेरी दोस्ती का भी निर्वहन किया और अपने दोस्ती का भी उसने फर्ज निभाया है। अगर वह वंदना से शादी कर रहा है तो मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है। इस बहाने हम अपने दोस्त की पत्नी भाभी का भी ख्याल रख पाएंगे, वैसे हम कहाँ उनकी देख रेख कर पाते। इसके बाद उसकी दादी फ़ोन रख देती हैं और यह खुशखबरी शिव कुमार अपनी पत्नी को देता है। तो राजन की माँ भी यह सुनकर बहुत खुश होती हैं। इसके 15 दिन बाद राजन के माता पिता दिल्ली से घर आ जाते हैं और घर आकर जब वह वंदना को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वंदना थी ही इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, इतना उसका अच्छा व्यवहार था, विचार था कि उसे देखने के बाद राजन के माता पिता खुश हो जाते हैं। राजन के इस फैसले पर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि राजन ने अपनी दोस्ती का तो निर्वहन किया ही, अपने पापा के दोस्ती का भी उसने हज पूरा कर दिया। इसके 20 दिन बाद शुभ मुहूर्त देख करके 24 जून 2023 को वंदना और राजन की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी के 1 सप्ताह के बाद शिव कुमार वंदना, राजन, वंदना की सास और अपनी माँ को दिल्ली लेकर के चले जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि हमारी ये सब स्टोरी आपको कैसी लग रही है। जय हिंद।